तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पिछले लेक्चर में कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं उसके बारे में हम लोग सीखे थे। जहां पर हम लोग सिग्मा के बारे में सीखे थे, सिग्मा डैश के बारे में सीखे थे, पाई के बारे में सीखे थे, पाई डैश के बारे में सीखे थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके पिछले क्लास में हम लोग मोलर एडजॉर्बिटिविटी के बारे में सीखे थे। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे सक्शन रूल क्या होता है। चलिए, अब अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य की जितनी भी लेक्चर अगर आगे मिल आते रहेंगे तो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। इसमें आपको पूरे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के पूरे लेक्चर उसमें अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, क्लास 10th के जो साइंस की किताब, साइंस का पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगे। और आपके साथ में नीट के पेपर भी इसमें सॉल्व करके अपलोड किए गए हैं। तो आप अगर आपके कोई दोस्त हो जिसको आप चाहें तो अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको काफ़ी बेनिफिट मिले। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पूरी नोट्स मिलेगी इस पर। अब आपको हम बोल कर नोट्स लिखवाएंगे, इसलिए आप जब भी बैठिए तो कॉपी लेकर बैठिए, ताकि आपको नोट्स लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। उसमें सबसे पहला आज हम लोग को सीखना है वह है सिलेक्शन रूल। ये सिलेक्शन रूल क्या है? क्योंकि इसमें इस सिलेक्शन रूल में हम लोग सबसे बड़ा चीज सीखेंगे कि मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है और ट्रांजिशन मेटल में या ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है, तो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स में जो भी हमारे पास क्वांटम नंबर होगा, जाहिर सी बात है कि पूरी कहानी जो होगी वो क्वांटम नंबर पर, या जितने भी कहानियां हम लोग सीखते हैं वह तो स्पिन क्वांटम नंबर पर होती है, या एजीमुथल क्वांटम नंबर पर होती है, या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर होती है। हम लोग पूरी कहानी, चूंकि आपको भी पता है कि ये पूरी कहानी जो भी हम लोग कहने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पर हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो है इनऑर्गेनिक से निकाल के लेकर आते हैं। क्योंकि हम इस पूरी चैप्टर में ही हम लोग जो बात कर रहे हैं वह वेवलेंथ को लेकर बात टारगेट लेके चल रहे हैं, जहां पर हमें कलर स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करना है। तो जहां कलर स्पेक्ट्रम की बात आती है वो घुमा फिरा कर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ जाता है। आप अगर देखोगे डी ब्लॉक की पूरी कहानी जो होती है वो कलर स्पेक्ट्रम पर घूमती रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो भी हम पढ़ रहे हैं, आगे चलकर जब थर्ड ईयर में जाओगे जिसका नाम होगा क्या कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो भी इसी पर बैठेगा। आगे थर्ड ईयर में अगर आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रा, ये भी जो होगा वो पूरे इसी पर जाएगा। उसके बाद आप थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे जिसका नाम होता है फोटो केमिस्ट्री, वो भी पूरी केमिस्ट्री इसी पर जाता है। तो ये घुमा फिरा के जितनी भी कहानियां हैं सब यहीं पर घूम फिर के आती है। क्या कहता है कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, हर कॉम्प्लेक्स का अपना स्पिन क्वांटम नंबर होगा, या तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, या एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। ये किसी न किसी क्वांटम नंबर पर विशेष तौर पर पार्टिसिपेट करता है। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन स्पिन क्वांटम नंबर का होता है। ये पूछते हैं कि ये स्पिन क्वांटम नंबर का पार्टिसिपेशन क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब उनको हाई फ्रीक्वेंसी जब एनर्जी दे दी जाती है तो वह क्या करता है कि अपने ऑर्बिटल को छोड़कर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने ऑर्बिटल को छोड़कर दूसरे ऑर्बिटल में जो होता है वो जंप कर जाता है। और जब दूसरे ऑर्बिटल में जंप कर जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स जो पहले किसी अन्य कलर में था, उसके बाद जैसे ही वो जंप करता है तो अपने कलर को चेंज कर देता है। ठीक है। और कलर चेंज होने के चलते क्या करती है, पार्टिकल्स की जर्नी, नेचर चेंज हो गया। कलर चेंज होना मतलब नेचर उसका चेंज हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि कॉपर जो होता है +2 स्टेट में कुछ और स्टेज में रहता है, और +3 होते होते किसी अन्य स्टेट में। तो +2 में हम लोग नॉर्मली उसको ब्लू कलर में पढ़ते हैं, या लाइट ब्लू कलर में होता है। जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है वो एक्साइटेड स्टेट में आता है, स्टेबिलिटी गेन करता है, और +3 बनाते ही वो क्या होता है, कलरलेस होता है। तो सबसे मजेदार बात यही होता है कि कॉम्प्लेक्स का स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है। तो सिलेक्शन रूल में यही कहता है कि अगर मान लिया कोई भी सर्टेन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मान लो कि ट्रांजिशन है, और ऐसी स्थिति में जब वो फर्स्ट स्टेज में या पहले अपीयर होता है, अपीयर होने के बाद सबसे बड़ा चीज होता है कि जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स का अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर वो फर्स्ट ट्रांजिशन में अपीयर होता है, मतलब वो ग्राउंड स्टेट में होता है, तो बड़ी रियर केस में जो होते हैं वो कलर शो करते हैं। लेकिन जब उनके पास एक्साइटमेंट आती है, इलेक्ट्रॉन जंप करने लगता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कहता है कि जिस तरह से हमारे पास जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मिलेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो कहते हैं कि ऐसे जिसमें हमारे पास क्या होगा कि
जहां से हम लोग को रिस्ट्रिक्शन एब्जॉर्ब होगा, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके अंतर्गत हम लोग सिलेक्शन रूल का यूज करते हैं। सिलेक्शन रूल कहता क्या है कि दिस रूल विच इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर नोन एज सिलेक्शन रूल। तब एक काम करो, पहले लिख लो, लिखो द रूल विच इंपोज the rule which impose a restriction on the electronic transition are known as selection rule, लिखो the various selection rule for UV visual spectrum are पहला लिखो the transition involve a change in the spin quantum number of electron change in the spin quantum number of the electron are forbidden मतलब होता है नॉट अलाउड, forbidden सबसे पहला चीज कि स्पिन क्वांटम नंबर अलाउ, मतलब इलेक्ट्रॉन की रोटेशन को स्पिन क्वांटम नंबर यहां पे अलाउ नहीं होगा। सेकंड पॉइंट पे लिखिए सिंगल ट्रिपलेट ट्रांजिशन आर फॉरबिडन, जहां पर आएगा फॉरबिडन वहां आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉट अलाउड। सिंगल ट्रिपलेट ट्रांजिशन आर फॉरबिडन। थर्ड में लिखो फॉरबिडन ट्रांजिशन arise from the symmetry of electronic states, हो गया। चलिए अब इसके बाद अगला हेड डालिए टर्मिनोलॉजी यूज इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। लिखो नीचे दे आर फॉलोइंग टर्म कॉमनली यूज इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहला टर्म लिखिए क्रोमोफोर, लिखो क्रोमोफोर डिफाइंड एज any functional group are absorb electromagnetic radiation irrespective of that whether it imparts color to the compound or not, कलर टू द कंपाउंड और नॉट। इसमें कहा कि उसमें उस कंपाउंड को हम लोग खासकर इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि ये पार्टिकल जो कॉम्प्लेक्स है वो मतलब कि कलर शो कर रहा है कि नहीं को शो कर रहा है। नेक्स्ट लिखो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर, पहला लिखो क्रोमोफोर इन विच द ग्रुप कंटेन chromophore in which the group contain
pi electrons and undergoes pi star transition. Such chromophore are ethylene, acetylene, etc. सेकंड पॉइंट में लिखो क्रोमोफोर which contain pi electron and n electron. n मतलब कौन? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. pi electron and non bonding electron. Such chromophore includes या undergoes two type of transition. That is pi dash and n pi dash and n pi dash नाइट्रो कंपाउंड, सॉरी 9 pi dash. एग्जाम्पल लिख लो. फॉर दिस टाइप ऑफ क्रोमोफोर आर कार्बोनिल्स या कार्बाइंस. आप कार्बोनिल्स लिख सकते हो. कार्बोनिल्स, नाइट्राइल्स, एजो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स etc. ठीक है. चलिए हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं. 2-4 एग्जाम्पल आप लिख लीजिए. आप एक चार्ट बना लीजिए छोटा सा. एक तरफ लिखिए क्रोमोफोर, यहां लिखिए आप क्रोमोफोर्स. ठीक है. यहां लिखिए आप कंपाउंड. ठीक है. यहां लिखिए एब्जॉर्प्शन बॉन्ड. इसका जो लैम्डा मैक्सिमम है, ध्यान रखेंगे डाटा जो है वो नैनोमीटर में है. ठीक है. 10⁻⁹ में है एब्जॉर्प्शन. ये है आपका इंटेंसिटी. ये भी आपका जो है ये मैक्सिमम की वैल्यू है. ये भी आपका नैनोमीटर में है. और लास्ट में जो है वह है आपका सॉल्वेंट. ठीक है. ये है आपका कार्बन डबल बॉन्ड. ये दोनों तरफ क्या है? हाइड्रोजन है, या कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो. ठीक है. कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड. तो इसे हम लोग कहते हैं इथाइलिन. ठीक है. इथाइलिन, इसका एब्जॉर्प्शन 170, करीब इसका 15,500 इंटेंसिटी होता है. और ये जनरली जो होता है वह वेपर फॉर्म में स्टेबल सॉल्वेंट के रूप में काम करता है. ठीक है. कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं 2. अगर आपको जो भी आपको याद रखना है. ठीक है. इथाइन है तो आप डिपेंड रखेगा कि मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो. तो ये है क्या आपका अल्काइन है. ठीक है. ये इसका होता है 178. और तो खासकर अगर आप एक काम करना, चलो ठीक है 178. या आप कहोगे कि सर हर किसी का एक ही होता है, तो खासकर हम यहां पर ऑक्टेन का लिख देते हैं. या दूसरे नंबर पर यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर कार्बन, यहां पर 8 कार्बन खींच देना, 7 8. ठीक है.
तो ये 2 ऑक्टाइन हो गया, YNE। दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड है 2 ऑक्टाइन, उसका 178 होता है और इसका होता है 10,000। और जनरली जो होता है वह किस फॉर्म में होता है? ये सॉल्वेंट जो होता है वो जनरली वेपर फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला लिखो। यहां पे आपका एसिटोहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O, इसे हम कहते हैं हम लोग एसिटल्डिहाइड। आप इसको यहां पर H लगा सकते हो। SCHO जो होता है एसिटल्डिहाइड, इसका होता है करीब करीब 160, 20,000 नैनोमीटर होता है और ये जो होता है वह वेपर फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर एसिटल्डिहाइड जो है कई फॉर्म में होता है, अगर इसकी इंटेंसिटी 160 से 180 हो जाए तो इसका घट कर जाता है 10,000, ये भी जो होता है वो वेपर फॉर्म में बहता रहता है। अगर इसकी इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम 290 हो जाए तो इंटेंसिटी घट के 17 हो जाता है और ये भी जो होता है वह जनरली या तो वेपर फॉर्म में होता है या तो वह हेक्सेन फॉर्म में पाया जाता है। तो वेपर फॉर्म में ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, तो ये हमारे पास मिलता है एसीटोनाइट्राइल 167, इसका एब्जॉर्प्शन बॉन्ड होता है, बैंड है, ये एब्जॉर्प्शन बैंड होता है और ये आपका 166 7, ये काफी वीक एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी होती है इसकी। होता है किस फॉर्म में? ये वेपर फॉर्म में। ठीक है, ये जो सॉल्वेंट है ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप देखेंगे कि यहां जो वेपर जो होता है वह हेक्सीन के सॉल्वेंट होता है इसमें। ठीक है, हेक्सीन जो है कई बार सॉल्वेंट में यूज किया जाता है। यहां से देखेंगे तो आपको मिलेगा ये आपका नाइट्रोजन है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? एजोमीथेन। इसका होता है 230 वेट और इसका 4, और ये जो होता है वह इथेनॉल इसका सॉल्वेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया NO2, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रो इथेन, 270 होता है, करीब करीब 5,000 इसका इंटेंसिटी होता है और होता है किस फॉर्म में? ये इथेनॉल के रूप में ये सॉल्वेंट होता है। तो आप इस चार्ट को बना लीजिए। तो ये है आपका क्रोमोफोर। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट में लिखिए। पहला तो हो गया क्रोमो, दूसरा फोर लिखो एक्जोक्रोम, AUXO, एक्जोक्रोम, AUXOCHROME, एक्जोक्रोम। क्या होता है दूसरा? सॉरी, एक्जोक्रोम। लिखिए ग्रुप इन विच themselves do not show any characteristic absorption, group which themselves do not show any characteristic absorption above 200 nanometer, 200 nanometer, but which when attached to a given chromophore, when attached to a given chromophore, usually cause a shift of absorption band to longer wavelength with a stimulation increase in the intensity of absorption band are called auxochrome. सम कॉमन एग्जांपल लिख लो। एक्सोक्रोम आर जैसे में OH
नाम क्या है इसका? हाइड्रोक्सिल NH2। नाम क्या है इसका? एमिनो ग्रुप या सल्फेटो ग्रुप SH। तो हम लोग कहते हैं सल्फाइडिल, या क्या कहते हैं सल्फाइड्रिल, या आपका डेरिवेटिव हो गया जैसे ओ आर। अब यहां पर जितने भी हमारे पास ओ आर हो गया या NHR हो गया या SR हो गया etc, ये सारे के सारे जो होते हैं वह, तो कहा कि ऐसे जिनकी ऐसे कॉम्प्लेक्स या ऐसे ग्रुप जिनकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की एब्जॉर्बिलिटी की जो वैल्यू जो होती है वो 200 नैनोमीटर से ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जब क्या करता है कि जब ये अटैच्ड होता है, जब क्रोमोफोर से अटैच्ड होता है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो एब्जॉर्प्शन या वेवलेंथ की स्टिमुलेशन होती है वो क्या करती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सोक्रोम। ठीक है, चलो आप एग्जाम्पल उतार लो। तो आपको बताएं कि जनरल सबसे मजेदार आपको बताएं कि 200 मैक्सिमम जो होती है वो 200 होती है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा 200 250 उससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन कहा कि जैसे ही कोई अगर कोई एक्सोक्रोम या क्रोमोफोर जाकर उससे अटैच्ड हो जाता है, ठीक है, कहा एक्सोक्रोम का मतलब ही क्या होता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनकी वेवलेंथ जो होती है 200 ज्यादा नहीं होती है। मैक्सिमम अगर होती है 200 250 से, मतलब ऐसा तो हम लोग डाटा 200 ही एवरेज मान के चलते हैं, पर किसी किसी का जो होता है वो 200 230 235 के करीब, बेजिन का 230 हो जाता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो 230 के करीब होती है। लेकिन जैसे ही उसके पास क्रोमोफोर का ग्रुप अटैच्ड होता है, अब क्रोमोफोर ग्रुप अटैच्ड होते ही उसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वैल्यू जो होती है वो लगातार बढ़ जाती है। तो इस तरह को हम लोग करते हैं ऑब्जोक्रोम। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये बेंजीन है। ठीक है, अगर ये बेंजीन है, बेंजीन का जो वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो होता है वो 244 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और इंटेंसिटी जो होती है इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो 230 नैनोमीटर होती है। डाटा दोनों नैनोमीटर में। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें क्रोमोफोर अटैच्ड होता है, जैसे मैं मान लो कि ये NH2 आकर अटैच्ड हुआ है। ठीक है, ये जीरो बनाए तो इसका मतलब कंफ्यूज होना, बेंजीन है। ठीक है, जैसे NH2 यहां पर अटैच्ड होगा, NH2 अटैच्ड होते ही इसकी जो वेवलेंथ होती है वो भी थोड़ा सा बढ़ती है, और इसका इंटेंसिटी, सबसे बड़ा इंटेंसिटी इसकी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, 430 नैनोमीटर करीब हो जाती है। आई बात समझ में? तो सबसे मजेदार बात होती है कि जैसे ही इसमें वेव अटैच होता है, अगर इसके पास 2 लोन पेयर है, भाई 5 ग्रुप होता है, इसके साथ 3 अटैचमेंट हो गया, 2 बच गया। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंसी होता है ना, जिसमें 2 हाइड्रोजन और एक यहां बॉन्ड, 3 हो गया, 2 बच गया। तो इसकी वेवलेंथ जो होती है वो लगातार तुरंत इंटेंसिटी जो होती है उसकी बढ़ जाती है। लेकिन अगर यही यहां पर बॉन्ड पे लोन पेयर की संख्या घटा दें, ध्यान रखेंगे, बहुत कहानी, इंटरेस्टेड कहानी बनती है कि अगर यहां पर इंटेंसिटी घटा देते तो इसका वेवलेंथ में भी जो होता है वह घट जाता है, और साथ में इसकी इंटेंसिटी भी जो होती है वह घट जाती है। तो याद रखेंगे कि अगर वो अटैच्ड होता है, क्रोमोफोर अगर अटैच्ड हो जाता है, तो उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू लगातार क्या कर जाती है? बढ़ने लगती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? ऑक्सोक्रोम। हो गया बराबर। अब इसका थर्ड पॉइंट में लिखो, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में लिखो बैथोक्रोनिक शिफ्ट। बैथोक्रोनिक शिफ्ट बैथोक्रोनिक शिफ्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं बैथोक्रोनिक इफेक्ट। बैथोक्रोनिक शिफ्ट और बैथोक्रोनिक इफेक्ट लिखो। द शिफ्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन the shift of the absorption maximum to longer wavelength throw about by either substitution to the chromophore, substitution on the chromophore, substitution onto the chromophore, ब्रैकेट में लिख लो, बाई एन एक्सोक्रोम, और एक्सोक्रोम ब्रैकेट बंद, और बाई अ चेंज इन द सॉल्वेंट
आर नोन एज बैथोक्रोम शिफ्ट, बैथोक्रोम शिफ्ट, और इसी को एक और नाम से बोलते हैं, इसमें कहते हैं रेड शिफ्ट और रेड शिफ्ट। तो कहा कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, क्या करता है कि जैसे ही अगर क्रोमोफोर स्फीयर जुड़ा, जैसे क्रोमोफोर जुड़ता है और क्रोमोफोर जुड़ने के साथ ही सब्सटेंस की क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स है उसकी वेवलेंथ या इंटेंसिटी जो होती है अचानक से बढ़ जाती है। इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं क्या चीज, बैथोक्रोनिक शिफ्ट। ठीक है, सीधा कहा कि जब ऐसे क्रोमोफोर जब जैसे ही वो जुड़ता है या सब्स्टिट्यूशन होता है किससे, क्रोमोफोर से, या तो इसके चलते क्या करता है, या किसी दूसरे सॉल्वेंट को हम यूज कर दे, इस्तेमाल लो हेक्सिन यूज कर दे, तो कहा कि अगर नॉर्मल कॉम्प्लेक्स या नॉर्मल कॉम्प्लेक्स में अगर कोई क्रोमोफोर या ऑक्सोक्रोम जोड़, जैसे NH2 जोड़ दे, SH जोड़ दे, इस तरह के कॉम्प्लेक्स अगर जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद उसके इंटेंसिटी में अचानक से जो परिवर्तन आती है, अचानक से जो बढ़ोतरी आता है, तो यही परिघटना जो होती है उसे हम लोग कहते हैं बैथोक्रोम शिफ्ट, या उसी को बोलते हैं हम लोग रेड शिफ्ट। क्या कहानी हुआ, कहा कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स में अगर कोई भी ऑक्सोक्रोम ले आकर हम अटैच्ड कर दें और अटैच्ड करने के साथ ही उसकी इंटेंसिटी में अचानक जो परिवर्तन होती है, तो इस तरह की जो शिफ्ट होती है उससे हम लोग कहते हैं बैथोक्रोम शिफ्ट या रेड शिफ्ट। समझ में आया, नहीं बुझाई? ठीक है, अब इनसे देखो, फॉर एग्जाम्पल लिखो, बेंजीन, बेंजीन। अब देखो जो बेंजीन हमारे पास होता है, देखो बेंजीन डेफिसिट्स या डेफिसिट्स वेवलेंथ इसकी जो मैक्सिमम होती है वो 256 नैनोमीटर, एंड एनाइलिन, एनाइलिन ANI इसका होता है मैक्सिमम जो होता है वह 280 नैनोमीटर। इसे देखो, थस देयर इज, अब पहले अभी हमने पढ़ा था, ऊपर दिखाया था कि बेंजीन का कितना था वेवलेंथ, भूल गए, 230 नैनोमीटर था। वेवलेंथ कितना था, 230 नैनोमीटर था। ठीक है, सॉरी, इसका जो इंटेंसिटी था वो कितना था, 230 करीब था, 250 30 30 या 240 करीब होता है। ठीक है, तो कहा कि इसके इंटेंसिटी में, अब एग्जांपल लिख लो फिर समझाते हैं, कहीं तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। लिखो, थस द बैथोक्रोम शिफ्ट ऑफ, द बैथोक्रोम शिफ्ट ऑफ 24 नैनोमीटर in wavelength maximum of benzene because of the presence of amine group। अब समझो कहानी क्या है, कहा कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम बेंजीन है, इस बेंजीन का मैक्सिमम वेवलेंथ कितना लिखे थे, 254 नैनोमीटर पढ़े थे। अब कहा कि जैसे ही इसके पास कोई क्या जुड़ता है, जैसे ही हमारे पास इसके साथ में अगर कोई भी ऑक्सोक्रोम आकर अटैच्ड होता है, यही कहता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जब किसी में कहीं पर ऑक्सोक्रोम अगर आकर अटैच्ड होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी वेवलेंथ में अचानक से परिवर्तन होती है। तो कहा कि जनरली बेंजीन का वेवलेंथ जो होता है वो 254 नैनोमीटर होता है। अगर यहां पे एक ऑक्सोक्रोम NH2 आकर अटैच्ड हो जाए, और समझना, अगर NH2 आकर अटैच्ड होता है तो इसकी वेवलेंथ जो होती है वह तुरंत बढ़कर कितना हो जाती है, 280 नैनोमीटर होती है। तो यहां से देखो तो इसमें 24 नैनोमीटर की बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई,
तो कहा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और उसके साथ अगर कोई भी ऑक्सोक्रोम आकर अटैच्ड होता है तो ऐसी कहानी में सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना। यहां पर हाइड्रोजन होता है, उसको रिप्लेस करके यहां पर आता है। तो कहा कि जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स आकर उसके साथ अटैच, मतलब कि कोई भी ऑक्सोक्रोम जब आकर अटैच्ड होगा तो उसके वेवलेंथ में जो होती है बढ़ोतरी होती है। इसी को हम लोग कहते हैं बैथोक्रोम शिफ्ट। ठीक है, इसी का तो हम लोग बैथोक्रोम शिफ्ट या इसको बोलते हैं हम लोग रेड शिफ्ट। ठीक है, तो कहा कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन का ई मैक्सिमम जो होता है, जो वेवलेंथ होता है वो 254 नैनोमीटर होता है। जैसे ही इसके साथ एक ऑक्सोक्रोम ग्रुप NH2 आकर अटैच्ड हुआ, तुरंत इसका वेवलेंथ क्या कर गया? बढ़ गया, और बढ़ कितना हो गया? 280 नैनोमीटर हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? बैथोक्रोम शिफ्ट। नहीं समझ में आया? चलो इसको बना लो, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, बनाओ इसको। आराम से सब चीज धीरे धीरे लिखते रहना, बिना लिखे अगर कुछ छोड़ दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक ध्यान रख लेना। ठीक है, बेस्ट। और मान लीजिए कोई एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका इथाइलिन। ठीक है, इसका इथाइलिन है, इथिलीन, ETHE, इसको हम लोग इथीन कह देते हैं ना, सीधा नाम देते हैं, इथीन है। इसका जो वेवलेंथ मैक्सिमम होता है वह होता है 175 नैनोमीटर। ठीक, ध्यान रखना। जैसे ही इसमें यहां पर सब्स्टिट्यूशन होना, मतलब क्या? कोई नया कॉम्प्लेक्स का ऐड होना। अब जरा समझो, इथीन में अगर हम क्लोरीन का अटैचमेंट कराते हैं, ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन क्या करेगा? शिफ्ट होगा। तो यहां से क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या? Cl बनेगा। यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, इसी को कहते हैं ना सब्स्टिट्यूशन। एक हाइड्रोजन यहां से, मतलब यहां पर हाइड्रोजन अटैच्ड होगा और हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर निकलेगा, तो ये बनेगा CH2CH Cl। यहां पर Cl जो है एक ऑक्सोक्रोम के रूप में काम करता है, और जैसे ही ये अटैच्ड होता है तो यहां पर होता है, इसका नाम होता है क्या चीज? क्लोरो इथीन। ठीक है, और इसका वेवलेंथ जो होता है वह करीब करीब हो जाता है 185 नैनोमीटर। आई बात समझ में? तो क्या कहा कि जहां पर जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमारे पास क्रोमोम है। क्रोम पढ़े शुरू में पढ़े थे क्रोम। यहाँ पे जो क्रोमोमर होता है, इसमें जैसे ही अगर हम ऑक्सोक्रोम को अटैच करते हैं, ऑक्सोक्रोम अटैच करते ही उसकी वेवलेंथ क्या कर दी है? बढ़ जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? बैथोक्रोम शिफ्ट। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल को बना लो। बन गया? अब चौथा लिखो। ये तो बैथोक्रोम हो गया, चौथा लिखो। हाइप्सोक्रोनिक शिफ्ट, इसी को हल्का मिटाते हैं केवल। हाइप्सोक्रोनिक शिफ्ट, HYPSO, हाइप्सोक्रोनिक शिफ्ट या इफेक्ट। हो गया? आगे लिखिए। द शिफ्ट ऑफ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टू शॉर्टर वेवलेंथ। ध्यान रखेंगे, पिछली बार मिनिमम से बढ़ा रहा था, इस पर क्या करता है? मैक्सिमम से घटा देता है। लिखिए, द शिफ्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टू शॉर्टर वेवलेंथ एज ए रिजल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ कंजुगेशन और चार्ज इन सॉल्वेंट पोलरिटी ठीक है। कहा कि इसमें क्या होता है कि इसमें सीधा क्या करते हैं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं। ठीक है सर, मान लीजिए कि हमारे पास ये हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, ये आपका CHO ग्रुप है और यहां पर एक कार्बन स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, SCHO है। इस फॉर्मल्डिहाइड का, चूंकि ये क्रोमोफोर है
इसका वेवलेंथ की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होता है 295 नैनोमीटर। और कहा कि अगर यहां पर कोई ऑक्सोक्रोम अटैच्ड किए, जैसे मान लीजिए यहां पर क्लोरीन अटैच्ड किए, आकर क्लोरीन यहां जुड़ेगा, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा HCl डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्मिल हो गया। अब जैसे ही हमारे पास क्लोरोफॉर्मिल होता है, या जिससे इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, क्लोरोमेथेनॉल। ठीक है, तो यहां पे जैसे क्लोरोफॉर्मिल बनता है तो इसका वेवलेंथ जो होती है तुरंत जो होती है घट के 230 नैनोमीटर हो जाता है। ठीक है, वजह क्या होता है कि इसके पास, आप देखो सबसे बड़ा चीज है कि इसके पास लोन पेयर अपना क्लोरीन का होता है। इसके तुरंत ही क्या करता है, इसको शिफ्ट करता है, शिफ्ट करने के बाद क्या करते हैं, हाइपोक्रोम शिफ्ट होता है, तो यहां से क्या होता है कि यहां पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे जो होता है वो चूंकि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे जो बाइंडिंग होती है वो एन पाई एंटी बॉन्डिंग होती है, और यहां पे जो होती है वो पाई पाई एंटी बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे एन पाई, यहां पे हाइड्रोजन जो है नॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और यहां पर कार्बन जो है ये बॉन्डिंग होता है, क्योंकि ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, हाइड्रोजन जो होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। यहां पे जब आप लॉट कराते हैं तो क्लोरीन भी पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है, और कार्बन भी पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो ये दोनों जो होते हैं वो पाई पाई बॉन्डिंग शो करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं पाई पाई बॉन्डिंग शो करते हैं अधिकतर। ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन बॉन्डिंग होता है, तो एन पाई डैश से सीधा क्या करता है, पाई पाई डैश में चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो होता है वो बॉन्डेड इसकी वेवलेंथ को घटा देता है। तो आप एक तुम करो, रीजन लिख लो, नीचे लिखो रीजन, इसी को एग्जांपल में लिखवा दे। आप लिखिए द हाइपोक्रोनिक शिफ्ट, यस हाइपोसोक्रोनिक शिफ्ट इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ n pi conjugation, removal of n pi conjugation of the lone pair of electron of the atom by the pi bonding pi bonded system of the given complex, because the protonation of because no lone pair of the electron for the conjugation of the conjugation। ओके, तो यहां पर एन पाई डैश से कहां चलता है, पाई पाई डैश में कन्वर्ट हो जाता है। आप शायद लिखा था समय एन पाई लिखवाए क्या, वहां एन पाई डैश कर लेना, एन पाई स्टार से पाई पाई स्टार चला जाता है, क्योंकि यहां पे क्या करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर वाले सिस्टम, यहां पर लोन पेयर तो है नहीं, और इसके पास क्या आता है, लोन पेयर आ जाता है, जिसके चलते वेवलेंथ इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लगातार इसकी घट जाती है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ, अगला लिखिए हाइपरक्रोनिक इफेक्ट। पांचवा जो है आपका वह है हाइपर क्रोनिक इफेक्ट। लिखो एन इफेक्ट which result an increase in the absorption intensity। हाइपोसोक्रोनिक इफेक्ट हम तुम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्लू शिफ्ट के नाम से जानते हैं, ब्लू शिफ्ट। क्या लिखे, इफेक्ट इन विच रिजल्ट अ increase absorption intensity is known as hyperchronic shift। हाइपोसो को नहीं बोलते हैं, हाइपोक्रोनिक को ब्लू शिफ्ट करते हैं, हाइपोक्रोनिक ब्लू शिफ्ट, हाइपोसोक्रोनिक नॉर्मल है। क्या लिखे, an effect which result increase the absorption of intensity is known as hyperchronic intensity।
या हाइपोक्रोनिक इफेक्ट। ठीक है, चलो नीचे आपका लिख लो हाइपोक्रोनिक, सबको एक ही साथ समझा देते हैं। हाइपोक्रोनिक लिख लो, an effect which result a decrease of absorption of intensity is known as hypochronic effect। हाइपोक्रोनिक इफेक्ट, हाइपोक्रोनिक इफेक्ट। तो इंटेंसिटी घट जाना, इंटेंसिटी ध्यान रखेंगे, एक जगह वेवलेंथ की बात होती है जहां पर हम लोग हाइपर क्रोनिक पढ़ते हैं। अब आपको सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाते हैं, बड़े आसानी से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और हम आपको चारों को एक साथ जोड़ के सिखाते हैं। ध्यान रखना, हमने सीखा है हाइपोक्रोनिक, ठीक है, हमने सबसे पहले सीखा बैथोक्रोनिक इफेक्ट, दूसरा सीखा हाइपोसोक्रोनिक इफेक्ट, तीसरा सीखा हमने हाइपरक्रोनिक इफेक्ट, और चौथा सीखा हमने हाइपोक्रोनिक इफेक्ट। हम चारों के इफेक्ट को एकदम आपको सिंपल तरीके से समझाते हैं। ठीक है, देखो क्या है, अगर मान लो हमारे पास एक बेंजीन है, ठीक है, इसका वेवलेंथ जो है, मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वह 254 नैनोमीटर है, वह समझना। ठीक है, और यहां पे अगर एक नाइट एमीन ग्रुप लगा दे डबल इसके पास लोन पेयर के साथ, तो इसका वेवलेंथ की वैल्यू जो होती है वह 280 नैनोमीटर हो जाती है। ठीक, समझ में आया? अगर यहीं पर इसके लोन पेयर की संख्या घटा दें, एक NH2 लेक लोन पेयर होता है, तो इसका वेवलेंथ की संख्या मान घट के 254 नैनोमीटर हो जाता है। ठीक, आप समझो, इसका इंटेंसिटी जो होती है वह मैक्सिमम इंटेंसिटी 230 है। ठीक, इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वह 1430 है, और इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वह 160 है। अब समझो, हम चारों को एक साथ जोड़ने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हमने सीखा था क्रोमोफोर, तो कहा कि ये जो अटैच्ड होता है ये कहलाता है हमारे पास क्या, जनरल स्ट्रक्चर है, जो आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, यहां पर आपका एलाइनिन हो, फिनाइल हो, जो भी स्ट्रक्चर तो हम लोग क्रोमोफोर करते हैं। ऑक्सोक्रोम किसे कहते हैं? ऑक्सोक्रोम जो यहां पर फंक्शनल ग्रुप के रूप में अटैच्ड होता है उसे हम लोग ऑक्सोक्रोम कहते हैं। ठीक, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्रोमोफोर, जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है उसे हम लोग ऑक्सोक्रोम। दो कंसेप्ट क्लियर हुआ। तीसरा आता है बैथोक्रोम इफेक्ट। कहा कि जो हमारे पास क्रोमोफोर होता है उसके साथ अगर हम ऑक्सोक्रोम अटैच्ड करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दे, यहां पर जो हाइड्रोजन होता है उसको सब वहां पर किसी भी एन ऑक्सोक्रोम से सब्स्टिट्यूट कर दे, ऑक्सोक्रोम से, तो हमारे पास वेवलेंथ, सॉरी ध्यान रखिएगा, वेवलेंथ जो होती है बढ़ जाती है। मतलब यहां पे 254 नैनोमीटर से बढ़ के कितना हो गया, 280 नैनोमीटर। तो इससे हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बैथोक्रोम इफेक्ट। आई बात समझ में? कहा कि अगर हम अटैच किए ऑक्सोक्रोम तो उसकी वेवलेंथ क्या करती है, बढ़ जाती है, उससे हम लोग कहते हैं क्रोमोफोर इफेक्ट, बैथोक्रोम इफेक्ट। ठीक है, यहां तक दिक्कत? अब कहा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, और उसमें अगर वेवलेंथ जो होती है उसकी घट जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, हाइपोसोक्रोम इफेक्ट। 280 से 254 हो जाना, इसे कहते हैं हम लोग हाइपोसोक्रोम इफेक्ट। आई बात समझ में? अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है ऑक्सोक्रोम अटैच करने से, तो उसे कहते हैं हम लोग बैथोक्रोम इफेक्ट। अगर वेवलेंथ घट रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपोसोक्रोम इफेक्ट। क्लियर? अब आते हैं हाइपरक्रोनिक और हाइपोक्रोनिक। कहा कि अगर इंटेंसिटी बढ़ रहा है उससे हम लोग कहते हैं हाइपरक्रोनिक इफेक्ट। अगर इंटेंसिटी घट रहा है इसे कहते हैं हम लोग हाइपोक्रोनिक इफेक्ट। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बैथोक्रोम, हाइपोसोक्रोम, हाइपरक्रोम और हाइपोक्रोम। क्लियर? ये है इसका
अब इसी को हम एक काम करते हैं, ग्राफ से सिखा देते हैं आपको। ग्राफ में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, मैक्सिमम जहां मिलता है हम लोग को। अब हम आपको एक बहुत सिंपल आसान तरीके से इसको हम ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाइपरक्रोनिक का मतलब क्या होता है, सबसे मैक्सिमम, ठीक है। बैथोक्रोम बढ़ता हुआ, हाइपोक्रोनिक घटता हुआ, ठीक है। तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से एक ग्राफ से सिखाते हैं, देखो कैसे। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमारे पास अगर एक हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं, ठीक है। एक तरफ हम लोग इंटेंसिटी को लेते हैं, ठीक, और एक तरफ हम लोग वेवलेंथ को लेते हैं, ठीक। मान लीजिए कि हमारे पास ये वेवलेंथ 200, आपका ये 240, ये 280 और ये आपका 320, ठीक है। एक वेवलेंथ ले लिया। अब मान लो कि हमारे पास अब यहां से जो है, अब ये बढ़ना शुरू करता। अगर मान लो कि हमारे पास सपोज करो कि 230 से जाता है और ये आपका 280 तक, ठीक है। करीब करीब इसका पीक जो वैल्यू है वह आपका यहां पर है, करीब करीब 280 करीब है, ठीक है। मान लीजिए अब कहा कि ये जो सबसे टॉप लेवल पर जो इफेक्ट होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपर क्रोनिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हाइपर क्रोनिक इफेक्ट। मतलब इंटेंसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है, ध्यान रखेंगे। इंटेंसिटी बढ़ रही है तो हाइपर क्रोनिक, और इंटेंसिटी घटेगी तो हाइपोक्रोनिक। समझ में आया, इंटेंसिटी है इधर, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ेगा तो हाइपरक्रोनिक और इंटेंसिटी घटेगा तो हाइपोक्रोनिक। क्लियर। अब इसके बाद इधर की तरफ है वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ बढ़ता है, अरे बोलोगे क्या बोलते हैं उसको, वेवलेंथ अगर बढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं बैथोक्रोनिक इफेक्ट। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, रेड शिफ्ट। और अगर वेवलेंथ घट रहा है तो इसे बोलते हैं हम लोग हाइपोसोक्रोमिक इफेक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं, सही बात है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लू इफेक्ट। समझ में आया। इंटेंसिटी बढ़ेगा हाइपरक्रोनिक, इंटेंसिटी घटेगा हाइपोक्रोनिक, वेवलेंथ बढ़ेगा बैथोक्रोनिक और वेवलेंथ घटेगा हाइपोसोक्रोनिक। हमको लग रहा है कि अब इससे आसान हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने सबसे बेस्ट तरीका से आपको सिखा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। हाइपोक्रोमिक, हाइपोसो बैथोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक। क्लियर हो गया। इस कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और जब हम अगले नेक्स्ट क्लास में जब अभी हम आएंगे अगले लेक्चर के साथ, तो वहां आप लोग को हम सिखाएंगे कि फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ यूवी एब्जॉर्बिविटी, क्या क्या फैक्टर काम करता है। अभी इसके बहुत सारे पार्ट बचे हैं, अभी तो चैप्टर का आधा पोर्शन भी नहीं हुआ है, ठीक है। आप हिम्मत रखिए, क्योंकि ये चैप्टर हम आपको पूरी डिटेल में से घुस के पढ़ाएंगे। हम आपको सिर्फ सिलेबस नहीं कंप्लीट कराएंगे, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ाएंगे जो आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि ये चैप्टर आपके आगे वाले आने वाले चैप्टर का रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। आपको हम लास्ट बार बार आपको बताएंगे कि आपके कॉलेज, आपके कोचिंग वाले इस चैप्टर को बहुत दिन तक नहीं पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। वजह क्या होता है कि चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, बच्चों को समझाना बहुत कठिन है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक ऐसा चैप्टर है जहां आपको सेकंड ईयर के बाकी चैप्टरों से मिलेंगे, थर्ड ईयर में आपको बहुत सारे चैप्टर इस कंसेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखें कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जिसका मतलब हम क्या बताएं। इसलिए बेस्ट रहेगा आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट में जब आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आया होगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और फिर बार बार यही बोलेंगे कि अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि ये सब इफेक्ट उन बच्चों को भी, ये दिमाग में मत सोचना कि हम तो सीख रहे हैं, दूसरे को क्यों सीखने दें, ऐसा नहीं। ज्ञान बांटने की चीज है, आप बांटेंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। चलिए बना लीजिए। आज की सेवा इतना ही। थैंक यू सो मच।